हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास के वीडियोज में हम लोगों ने गुप्त काल के बारे में समझ लिया था। इसमें हम लोगों ने जाना था कि गुप्त काल के शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा किया था। पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में गुप्त साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है और गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में हमें हर क्षेत्र में उन्नत विकास देखने को मिलता है, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वह मूर्तिकला का क्षेत्र हो, वास्तुकला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में उन्नत विकास हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। चूंकि गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, पूरे भारत में इसका साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है और किसी भी बड़े साम्राज्य के विस्तार में हमें एक ऐसा समय भी देखने को मिलता है जब उसका पतन हो जाता है। चाहे वह मौर्य साम्राज्य की बात करें, चाहे हम लोग गुप्त साम्राज्य की बात करें। अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के दौरान हमें कुछ विदेशी आक्रमण देखने को मिलते हैं और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमें भारत में कुछ नए राजवंशों का उदय देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जब गुप्त काल की बात करते हैं तो इसमें हमें गुप्त काल के पतन के दौरान हूनों का आक्रमण देखने को मिलता है और ये हून मध्य एशिया से आते हैं, मध्य एशिया से आकर आक्रमण करते हैं। और गुप्त काल के पतन के बाद भारत में हमें कुछ नए नए छोटे छोटे राजवंशों का उदय भी देखने को मिलता है, जिनमें एक है पुष्यभूति वंश। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन छोटे छोटे राजवंशों की चर्चा करेंगे जो गुप्त काल के पतन के दौरान हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश की। तो पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है, कुछ किताबों में इसे वर्धन वंश कहा गया है। और वर्धन वंश इसलिए कहा गया है क्योंकि पुष्यभूति वंश के शासकों के अंत में हमें वर्धन देखने को मिलता है, जैसे प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राजवर्धन। तो शासकों के नाम के अंत में हमें वर्धन देखने को मिलता है, इसलिए कुछ किताबों में पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा गया है। अब आगे बात करते हैं। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौंड प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो जब गुप्त वंश का पतन हो गया तो गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में हमें कई छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलते हैं। उनमें है मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौंड। और इन राजवंशों में जिन्होंने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया वे थे पुष्यभूति वंश। अब हम इन राजवंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैत्रक की, मैत्रक राजवंश की। इन्होंने वल्लभी स्थान में अपना राजवंश जमाया, यानी वल्लभी में शासन किया। वल्लभी आपका गुजरात में स्थित है और इसके प्रमुख शासक थे भट्टार्क धर्मसेन चतुर्थ। और इनकी क्या उपलब्धि थी सबसे ज़्यादा, तो गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो मैत्रक राजवंश की बात करें तो इनका जो शासन का स्थान था वह था वल्लभी, जो गुजरात वाले हिस्से में स्थित है। मैत्रक राजवंश के प्रमुख शासक हुए भट्टार्क और धर्मसेन चतुर्थ। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि ये गुप्त काल के पतन के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था। आगे बात करते हैं अगले राजवंश की। तो अगला है मोखरी राजवंश। मोखरी राजवंश कन्नौज में शासन करते हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनके प्रमुख शासक थे हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने हुनों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाया। तो मोखरी राजवंश की बात करें तो इन्होंने कन्नौज पे शासन किया, जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनके प्रमुख शासक हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा हुए। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने हुनों को पराजित कर दिया और पूर्वी भारत को हुनों के आक्रमण से बचाया। अब आगे बात करते हैं पुष्यभूति वंश की। पुष्यभूति वंश की बात करें तो इन्होंने थानेश्वर में अपना शासन स्थापना किया, थानेश्वर में शासन किया। थानेश्वर आपका हरियाणा में स्थित है। और पुष्यभूति वंश के प्रमुख शासक हुए पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और पुष्यभूति वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी गुप्तों के उपरांत उत्तर भारत में सबसे विशाल राज्य स्थापित किया, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। तो पुष्यभूति राजवंश थानेश्वर में अपना शासन चलाते थे। इनके प्रमुख शासक थे पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और पुष्यभूति राजवंश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इनका साम्राज्य सबसे ज़्यादा विस्तृत हुआ, यानी सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित करने में पुष्यभूति राजवंश सफल हुए। अब आगे बात करते हैं अगले राजवंश परवर्ती गुप्त की। तो परवर्ती गुप्त राजवंश मगध में शासन करते हैं और इनके प्रमुख शासन महासेन गुप्त थे। और इनकी उपलब्धि थी कि इनका मोखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही,
यानी मोखरी राजवंश के साथ इनका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही, इनका परवर्ती गुप्त राजवंश का। अगला राजवंश है चंद्र राजवंश, इसे गौड़ राजवंश भी कहा गया। और इन्होंने बंगाल में शासन किया और इनके प्रमुख शासक थे शशांक, जिनके बारे में चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि थानेश्वर एवं कन्नौज शासकों से इसकी दुश्मनी थी। तो चंद्र और गौड़ राजवंश के बंगाल में शासन करते हैं, इनके प्रमुख शासक शशांक थे और इनकी उपलब्धि थी कि थानेश्वर एवं कन्नौज शासकों के साथ इनकी दुश्मनी चलती थी। तो चंद्र राजवंश की यानी गौड़ राजवंश की थानेश्वर और कन्नौज शासकों के साथ यानी थानेश्वर और कन्नौज के राजवंशों के साथ इसकी दुश्मनी चलती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने छोटे छोटे राजवंशों के बारे में समझ लिया। इन छोटे छोटे राजवंशों में 3 चीज़ें ही याद रखनी है। पहला कि इनका स्थान कहाँ था, ये शासन कहाँ करते थे, इनके प्रमुख शासक कौन थे और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। यही 3 जगह से सवाल आते हैं, सवाल बनते हैं। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे पुष्यभूति वंश की। सबसे पहले हम लोग इनके परिचय की बात करेंगे। तो पुष्यभूति वंश के प्रमुख शासक थे पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, संस्थापक थे पुष्यभूति और इसकी राजधानी थी थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। अब आगे हम लोग बात करते हैं पुष्यभूति वंश के अगले शासक प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन की बात करें तो ये पुष्यभूति वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, किंतु पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, किंतु पुष्यभूति स्वतंत्र रूप से पुष्यभूति वंश के शासक नहीं थे। पुष्यभूति मोखरी वंश के सामंत थे, ये मोखरी वंश के अधीन थे पुष्यभूति। किंतु जो पुष्यभूति के बाद पुष्यभूति वंश के अगले शासक बनते हैं प्रभाकर वर्धन, ये प्रभाकर वर्धन अस्थायी रूप से पुष्यभूति वंश की स्थापना करते हैं, पुष्यभूति साम्राज्य की स्थापना करते हैं स्वतंत्र रूप से। इसीलिए प्रथम स्वतंत्र शासक होते हैं प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश के। तो कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि पुष्यभूति वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे प्रथम स्वतंत्र शासक। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और प्रभाकर वर्धन ने यशोमती नामक महिला से विवाह किया था और इनसे इन्हें 3 संतान की उत्पत्ति हुई, जिनमें राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री थी। राजवर्धन और हर्षवर्धन 2 पुत्र थे और राजश्री पुत्री थी। राजवर्धन बड़ा पुत्र था और हर्षवर्धन छोटा पुत्र था। और राजश्री का विवाह राजा गृहवर्मा से होता है, जो मोखरी वंश के शासक थे। और मोखरी वंश के शासक राजा गृहवर्मा और मालवा के शासक देवगुप्त के बीच दुश्मनी थी। इन लोगों में दुश्मनी चलता था। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने राजा गृहवर्मा, जो मोखरी वंश के शासक थे, उनकी हत्या कर देते हैं और राजश्री यानी राजा गृहवर्मा की पत्नी राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं और राजा गृहवर्मा का साम्राज्य अपने अधीन कर लेते हैं मालवा के शासक देवगुप्त। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे, इनमें 2 पुत्र था और 1 पुत्री। 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे। राजवर्धन बड़ा पुत्र था, हर्षवर्धन छोटा पुत्र था और 1 पुत्री थी राजश्री। पुत्री राजश्री का विवाह मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से होता है, जो कन्नौज के शासक थे। और ग्रहवर्मा का दुश्मनी मालवा के शासक देवगुप्त से चलता है। दुश्मनी के फलस्वरूप देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और कन्नौज को अपने अधिकार में ले लेता है और उनकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लेता है। इधर दूसरी ओर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर का शासक उनका बड़ा पुत्र राजवर्धन बनता है। राजवर्धन शासक बनने के बाद उनके पास सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि वह अपनी बहन राजश्री का बदला ले, मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या करे और वहां से उसके अधिकार से अपनी बहन राजश्री को छुड़वाए और उसके साम्राज्य को मालवा के शासक देवगुप्त से स्वतंत्र करे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी राजवर्धन के पास। तो राजवर्धन यही काम करता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि देवगुप्त का एक परम मित्र होता है गौंड नरेश शशांक, जो बंगाल में शासन करता है। वह परम मित्र होता है देवगुप्त का और देवगुप्त अपने परम मित्र की मौत का बदला लेने के लिए धोखे से राजवर्धन की हत्या कर देता है। और गौंड नरेश शशांक की बात करें तो गौंड नरेश शशांक शैव धर्म का अनुयायी होता है और इसने ही बौद्धि वृक्ष को गुस्से में आकर कटवा देता है, जो बोध गया में स्थित है। तो बौद्धि वृक्ष को कटवाने वाला गौंड नरेश शशांक ही होता है। अब आगे बात करें
तो जब राजवर्धन की हत्या हो जाती है, राजवर्धन की हत्या गौंड नरेश शशांक कर देता है, तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर का अगला शासक प्रभाकर वर्धन का दूसरा पुत्र हर्षवर्धन बनता है और वह 16 वर्ष की आयु में शासक बनता है। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन शासक बनता है राजवर्धन की मृत्यु के बाद, और यह 606 एडी से लेके 647 एडी तक यानी 647 ईस्वी तक शासन करता है। तो हर्षवर्धन जब शासक बन जाता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि अपनी बहन और अपने भाई की हत्या राजवर्धन का बदला लेना, और इसका बदला लेने के लिए यह गौंड नरेश शशांक की हत्या कर देता है। हर्षवर्धन गौंड नरेश शशांक की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद शशांक के चुंगल से, शशांक के अधिकार से कन्नौज को अपने अधिकार में कर लेता है। और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्र, एक बौद्ध भिक्षु होते हैं दिवाकर मिश्र, इनकी सहायता से, इनके सहयोग से अपनी बहन राजश्री को ढूंढ लेता है, खोज लेता है। तो राजश्री भी मिल गई और कन्नौज को भी अपने अधिकार में कर लिया। किंतु कन्नौज का कोई अब वैसा शासक तो होता नहीं है और राजश्री इतने बड़े साम्राज्य को तो अकेले चला नहीं सकती है। तो अंततः हर्षवर्धन क्या करता है, कन्नौज को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है और कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाता है, कैपिटल बनाता है। हर्षवर्धन ने भी कुछ उपाधियां धारण की थी। इन्होंने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक की उपाधि इनके पिता प्रभाकर वर्धन ने भी धारण की थी। आगे बात करते हैं तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुएनसांग भारत आते हैं और भारत आके हुएनसांग एक पुस्तक की रचना करते हैं। इनका नाम है सी यू की। तो सी यू की नामक पुस्तक की रचना हुएनसांग करते हैं भारत आकर, और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं। हर्षवर्धन कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लेता है, अपना शासन स्थापित कर लेता है। और हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित करने के बाद यह दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है, और जब यह दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है तो नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध होता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ। और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ जब हर्षवर्धन का युद्ध होता है तो इस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाता है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। और इस युद्ध की जानकारी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की जो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। तो जब पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन हार जाता है तो वहीं से वह आगे अब नहीं बढ़ पाता है और उसका जो साम्राज्य है वह उत्तर भारत तक ही सीमित रह जाता है। और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो हर्षवर्धन के बाद भारत में और भी हिंदू सम्राट देखने को मिलते हैं, किंतु जितने भी आगे हिंदू सम्राट आते हैं वे अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पुष्यभूति वंश को समझ लिया, पुष्यभूति वंश के सभी शासकों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुष्यभूति वंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और जानेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।